हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी ये क्लास है समाजकारी की। और मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं समाजकारी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये प्रश्न पत्र आगामी जो परीक्षाएं हैं DSSB की और UGC नेट की, ESIC की कल ही एग्ज़ाम है। और एम्स मेडिकल सोशल वर्क, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं समाजकारी की। तो आपको बता दूं कि मैं अपने YouTube चैनल पर समाजकारी के संबंध में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। और इस समय DSSB की सोशल वेलफेयर ऑफिसर की एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जो शाम को 8:30 बजे चलाई जा रही है। मेरे यहाँ एक क्लास 8:30 बजे चलती है शाम को, एक क्लास जो है शाम को ही 7 PM चलती है, और एक दोपहर को 1 PM चलती है। इस समय 1 PM पर आप लोगों से डिस्कस किया जा रहा है वन लीनियर के रूप में, ठीक है। और वन लीनियर इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन तथ्य हैं उस पर बात हो रही है। आज आपसे बात होगी यूनिट नंबर 2 एंड 3 पर, रिवीजन हो रहा है एक प्रकार से 1 PM पर। 7 बजे क्लास जो आपकी होती है वो सोशल वर्क की प्रैक्टिस पर होती है। 8:30 बजे जो क्लास होती है वो DSSB की होती है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर की होती है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर के DSSB में इसकी इस समय अगर आप ऑनलाइन क्लासेस हमसे परचेज करना चाह रहे हैं तो उसकी फीस मात्र जो रखी गई है वो 2500 रुपये रखी गई है। आप लोगों को 2500 रुपये में ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। उसमें पूरा कंटेंट है आपका, और यूनिट वाइज क्रम में आपको PDF मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी आपको, है ना। एवरीडे क्लासेस चलेगी आपकी। टॉपिक समाप्त होने के बाद उसके संबंध में आपका क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें होंगी। आपको बता दूं कि कल एग्ज़ाम है, कल 10 तारीख है, कल 10 दिसंबर है। और 10 दिसंबर को ESIC का पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट में है, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में है। 7:30 बजे आप सभी लोगों को रिपोर्टिंग करनी है अपने सेंटर पर, ठीक है, याद रखिएगा। और एडमिट कार्ड वगैरह निकाल लीजिए आज के ही दिन। अगर हम बात करें 13 तारीख को UGC नेट का एग्ज़ाम है। UGC नेट का एडमिट कार्ड आ गया है। जो बच्चे अभी तक एडमिट कार्ड नहीं अपना निकाल पाए हैं वो आज जाके निकाल सकते हैं। उसकी साइट पर जाइए या तो सरकारी रिजल्ट पर जाइए, UGC नेट एडमिट कार्ड में जाएंगे तो आप वहाँ से अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। 13 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है UGC नेट सोशल वर्क का। UGC नेट सोशल वर्क के लिए, ESIC के लिए, DSSB के लिए सोशल वर्क के संबंध में ये जो है प्रश्न है। और ये प्रश्न पत्र जो आप देख रहे हैं ये सितंबर 2013 का सॉल्व पेपर है, थर्ड वाला, ठीक है। अभी मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न करते हैं एक बार। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग को कोई भी जानकारी अगर समाज कार्य के संबंध में चाहिए तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप के माध्यम से UGC नेट सोशल वर्क हो या ESIC सोशल वर्क हो या DSSB सोशल वर्क के संबंध में हो, किसी भी संबंध में, लेकिन टॉपिक सोशल वर्क से होना चाहिए, तो आप मुझसे कॉल करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, इत्यादि जो भी आपके मन में आपका डाउट बन रहे उसके संबंध में हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला सवाल कि क्लासिकल का मतलब क्या होता है? शास्त्रीय होता है। क्लासिकल अनुकूलन तकनीकी जो दुर्भितियों मतलब फोबिया को समाप्त करने के लिए उपयोग की जाती है, और उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो बेसिकली ये व्यवस्थित विसंवेदीकरण है, ठीक है। फोबिया को समाप्त करने के लिए शास्त्रीय कंडीशन टेक्निक का जो उपयोग होता है वो बेसिकली व्यवस्थित विसंवेदीकरण होता है, ठीक है। जो है डी सेंसिटाइजेशन बोलते हैं, सेंसिटाइजेशन को कहा जाता है विसंवेदीकरण, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित घटना को उसके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करना। अगर वर्ष मालूम है तो कर पाओगे। अब देखिए, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है तो 1869 का है। सामाजिक वृत्त कार्य पर पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1917 में। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी USA का है तो 1877 है। और फ्रायडवादी सिद्धांत का जो उद्भव हुआ था वो 1940 एंड 1950 भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हो। क्रम में लगा दीजिए आप, तो पहले नंबर पर पहला आ जाएगा, दूसरे पर तीसरा आ जाएगा, पहला तीसरा यहाँ पर जा रहा है, फिर उसके बाद 1917 आ जाएगा, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा 1940 या 50 कर सकते हो। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल, गैर सरकारी संगठन की जो है स्थापना, यानी एक बात ध्यान रखिएगा,
कि जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि एनजीओ की स्थापना की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा स्टेप होना चाहिए, तो एनजीओ के लिए सबसे पहले दृष्टि होना, यानी दूरदर्शिता बोलते हैं दृष्टि को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मिशन को दर्शाया जाता है, फिर उसके बाद उद्देश्य को दर्शाया जाता है, लास्ट में क्रिया नीतियाँ दर्शाई जाती हैं। आप ये कह सकते हो कि ऑप्शन अगेन यहाँ पर सॉरी थर्ड वाले का जो ऑप्शन गया है वो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया, कहा गया कि उचित अनुक्रम दर्शाइए। अब उचित अनुक्रम क्या होना, सबसे पहले तो आप लोग को मालूम ही होगा कि इसमें अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो रुचि वाले जो समान आयु समूह होता है उसके संबंध में उपलब्ध होना चाहिए। पॉइंट तो यही करेक्ट है ना। तो आप लोगों से सबसे पहले तो यही आएगा, यानी और दूसरे नंबर पे किसको आप रखोगे, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो जो लक्ष्य होंगे उसकी पहचान होती है, स्पष्टीकरण होता है, ये दूसरे नंबर पे होगा। फिर आप सोच रहे हैं तीसरे पे किसको रखेंगे, तीसरे पे बेसिकली योजना बनाई जाती है और क्रियान्वित किया जाता है कार्यक्रम वगैरह को, है ना। तो ये आपका चौथा हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप जो तीसरा नंबर पाएगा वो चौथा हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो लास्ट में होगा वो आपका दूसरा नंबर का हो जाएगा। समूह समंजस, समंजस का मतलब होता है एकजुट बनाना, समूह को एकजुट बनाया जाता है और लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, तो 1 3 4 2 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 3 4 2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ विद्वान है, उसके लेखक दिए गए हैं, यानी उसकी आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए कैपलिन की बात अगर मैं करूँ आप लोगों से, समूह कार्य अभ्यास का एक सिद्धांत, सॉरी इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण दिया था कैपलिन ने सन 1961 में। तो आप ये कह सकते हो कम्युनिटी अप्रोच टू मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया है। डगलस टी की बात अगर मैं आप लोगों से करूं, डगलस टी ने समूह कार्य अभ्यास का एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ ग्रुप वर्क प्रैक्टिस। अब्राहम मैस्लो की बात करता हूँ तो 1943 में इन्होंने मानवीय प्रेरणा का एक सिद्धांत दिया था, जहाँ पे 5 पिरामिड थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन की बात किया था 1943 में। वहीं अगर हम बात करें टोले के बारे में, टोले चार्लोलेट के बारे में, सन 1945 में इन्होंने जो जिक्र किया था सामान्य मानवीय आवश्यकताओं के बारे में बात किया था, ठीक है। तो आप कह सकते हो ए का जो गया है वो 3 है, और जो बी का गया है वो 4 है, जो सी का गया है 1 है, जो डी का गया है वो 2 है। तो 3 4 1 2 का ढूंढिएगा, 3 4 1 2 का, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको ईजिली मिल जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने पीएचडी कैग के बारे में मैंने आप लोगों से बात किया है, ठीक है। पीएचडी कैग मैंने पूरा बताया। प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस है, डिज़ाइन है, कलेक्शन है, एनालिसिस है, जनरलाइजेशन है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यानी समस्या का सूत्रीकरण करना, तो सी आएगा, सी को सबसे पहले ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 110% ये गारंटी है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप लोगों से पूरी डिस्कस करता हूँ, यहाँ पर पब्लिक क्लासेस कर रहा हूँ, बस आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैं आपसे जिक्र करूँ तो देखिए, एक विवाही प्रथा होती है, एक विवाही मतलब एक ही बार विवाह करने की प्रथा होती है, उसको एक विवाही कहा जाता है ना। तो ऐसे में अगर मैं आपसे जिक्र करूँ तो एक और सिर्फ एक पत्नी की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट जाएगा। फिर बहुविवाह की बात करते हैं तो बहुविवाह वाली जो प्रक्रिया होती है वो एक से ज़्यादा पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ए का 4 और बी का 2, ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का सॉरी बी का 2 नहीं, बी मतलब 2, बी का 1 हो जाएगा। तो ए का 4 बी का 2 बी का 1। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला, पहला ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। सहमति जन्य विवाह कहते हैं, सहमति से मिलन की बात होती है ये बेसिकली, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ पहले की पत्नियों ने पुनर्विवाह किया है, ठीक है, उसको बोलते हैं सहमति जन्य विवाह, ठीक है। अब श्रृंखलाबद्ध विवाह क्या होता है, बच गया संपूर्ण संबंध के साथ रह रहे हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप मैच कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, हस्तांतरण क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती है, मनोविकृति विज्ञान करती है। पैरोल किसको बताया जाता है, पैरोल की बात करते हैं तो पैरोल अपराध शास्त्र में आया। सांस्कृतिक पश्चता जिसको हम बोलते हैं कल्चरल लैग को लेकर, है ना। तो कल्चरल लैग क्या प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कानून हो जाएगी। अवार्ड क्या आ जाता है, समाज शास्त्र आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो कि पहले का 3 है, दूसरे का फिर 4 है, तो पहले 3 दूसरे का 4, फिर उसके बाद तीसरे का दूसरा हो जाएगा, तीसरे का पहला गया है, तीसरे का पहला गया है। एक मिनट, ठीक है। 8वें का सी जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन 8 का सी है,
यानी ये जो तीसरा है ये तीसरे का दूसरे से मैच होगा, तीसरे का सांस्कृतिक पश्चाता जो है वो समाजशास्त्र से रिलेट होगा, अवार्ड का जो नाम रिलेट होगा वो कानून से रिलेट होगा। ठीक है, ये आपका सही है, 8वें का तीसरा वाला सही है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम बात करते हैं जेम्स एडम्स को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, जेन एडम की बात करेंगे तो समाजकारी विधियां की नाम आएगा। बिंडो जहर जो है जोहरी बिंडो की बात करेंगे तो ये आपका दूसरों को ज्ञात स्वयं को अज्ञात बताता है। एच पार्लियामेंट समस्या समाधान का मॉडल हो जाएगा। मैरी रिचमंड का जो नाम हो जाएगा वो सामाजिक रोग निदान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो जा रहा है वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, परिवीक्षा विभाग है, और परिवीक्षा विभाग किसको रिलेट कराएगा तो ये बेसिकली जिला न्यायालय को। पैरोल किसको रिलेट कराएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, अगर पैरोल की बात करें तो अच्छे आचरण के लिए रिवॉर्ड। व्यावसायिक प्रशिक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रिलेट कराएगा अपराधी का पुनर्वास, और बाल कल्याण समिति जो होगा वो किशोर न्याय होगा। तो इसका सही जो ऑप्शन जो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 11 जो है। ठीक है, 11 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे विश्व जल दिवस की बात है, विश्व पृथ्वी दिवस की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो कौन से किससे मैच होगा। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 11 है, तो ईजिली आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले जो चीज़ें अगर आपको आए आप उसी से ही इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस को हम लोग क्या कहते हैं, 5 जून को मनाते हैं, ये सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो विश्व जल दिवस की बात करें तो ये 22 मार्च हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 22 अप्रैल हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करते हैं तो ये आपका 11 मई हो जाएगा। आप ऑप्शन में इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले का थर्ड है। ठीक है, और पहले का थर्ड, दूसरे का फोर्थ, आप इजीली देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर। 12 भी इजी है, आप आसानी से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कार्य समिति के बारे में अगर मैं बात करूं तो कार्य समिति किसको रिलेट कर रही है, तो कार्य समिति जो है बेसिकली अस्थाई आदेश को रिलेट करती है। ठीक है, कार्य समिति। और सेट ऑन एंड सेट ऑफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको रिलेट करेगा औद्योगिक विवाद अधिनियम या बोनस भुगतान अधिनियम। आप इजीली देख सकते हैं, ये बेसिकली बोनस भुगतान अधिनियम को रिलेट कराएगा। ठीक है, बोनस भुगतान। कार्य समिति आपका औद्योगिक विवाद में आ जाएगा। ठीक है, औद्योगिक विवाद में आ जाएगा। अनवरत सेवाएं किसको रिलेट कराएंगी, उपादान भुगतान अधिनियम आ जाएगा। जीविका जो है जीविका निर्वाह भत्ता किसको रिलेट कराएगा, ये इजीली आप कर सकते हो, अस्थाई आदेश को। ठीक है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। कार्य समिति औद्योगिक विवाद में आता है। सेट ऑन एंड सेट ऑफ जो होता है बोनस भुगतान अधिनियम से संबंधित है। अनवरत सेवाएं जो हैं वो बेसिकली उपादान भुगतान अधिनियम से रिलेटेड है। और जीविका निर्वाह भत्ता जो है वो अस्थाई आदेश, औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो है अस्थाई आदेश 1946 वाला है, उसमें ही आता है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सही तरीके से अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप इजीली, मुस्लिम विवाह कब आया था, तो आप कह सकते 1939 में आया था। और बाल विवाह निरोध अधिनियम कब आया था, 1929 में आया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया था, तो आप इजीली कहेंगे 1961 में आया था, 1961 में आया था। हिंदू विवाह अधिनियम की बात करेंगे तो 1955 में आया है। ठीक है, आप इजीली अगर क्वेश्चन नंबर 13 को मैच करेंगे तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि समाजीकरण जीवन पर्यंत एक प्रक्रिया है। ठीक है, 14 आपसे बता रहा, बिल्कुल सत्य बात है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। श्रम अधिनियम अधिकारी का पद केवल जो है सजावटी होता है परंतु व्यवहारिक नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट, श्रम कल्याण अधिकारी पद केवल सजावटी होता है परंतु व्यवहारिक नहीं होता है, 15 का, तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, सही यानी जॉब यानी कार्य के लिए सही व्यक्ति पूर्वापेक्षा होता है, ये बात आपकी सत्य रहेगी। तो 15 का आपका ना ये सत्य नहीं है परंतु आर्य सत्य है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा 15 वाले का। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर।
16 आप देख सकते हो, स्वयं सहायता समूह में सहभागिता स्त्रियों के सशक्तिकरण की ओर प्रवृत्त होती है, क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है ना। मैं आपसे कहूँगा कि ये बात करेक्ट है। स्वयं सहायता समूह में सहभागिता के जरिए स्त्रियां अपनी स्वयं छवि को सुधारती हैं, बेहतर विकल्प चुनती हैं और अपनी वित्तीय परिस्थिति को ऊंचा करती हैं। ये भी बात सत्य है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उद्योग में कामगारों की प्रतिभागिता का परिणाम औद्योगिक प्रजातंत्र में होता है, ठीक है। फिर मैं आपसे ये स्टेटमेंट कहूँगा आपका करेक्ट है। फिर ये कह रहा है कि कामगारों की शिक्षा कार्यक्रम कामगारों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित नहीं करता है। करेक्ट तो है परंतु व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप देखेंगे थर्ड में तो व्याख्या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्वयं निश्चित का अधिकार समाज कार्य का सिद्धांत होता है, बिल्कुल ये बात करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में। फिर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि इस समाज कार्य परिणाम में, ठीक है, परिपाटी समाज कार्य की परिपाटी में, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सेवार्थी के अपने आप भविष्य के बारे में जो है फैसला करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र क्या है वो, स्वतंत्र है। तो इस संबंध में अगर आपसे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 18 का, तो सही जवाब क्या होना चाहिए, समाज कार्य अभ्यास में ग्राहक को अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए खुली छूट दी जानी चाहिए, खुली छूट दी जाएगी। अब परिपेक्ष ग्राहक को अपने भविष्य के बारे में, परिपाटी में यानी भविष्य में, ठीक है, परिपाटी का मतलब भविष्य में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा सत्य तो है लेकिन व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो 18 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 क्या कह रहा है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है, क्या ये बात सत्य है? तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि करेक्ट है। महिलाओं को बेहतर आहार प्राप्त होता है, ये कहना उचित नहीं होगा, यहाँ पे ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ये सत्य है, आर असत्य है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है जो माना जाएगा वो सी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आप, ठीक है। 20 क्या कह रहा है कि विकास कार्यक्रम की सफलता हेतु तो जनता की सहभागिता अनिवार्य होती है, 20 नंबर का सवाल है, ठीक है, बिल्कुल ये बात करेक्ट है। फिर कहता है शिक्षा और जागरूकता सहभागिता की ओर अग्रसर होती है, ये भी सही है, उसकी व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है औद्योगिकीकरण एवं जो है संयुक्त परिवार प्रणाली के टूटने के बीच संबंध का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, क्वेश्चन नंबर 21 में, ठीक है, बात आपकी ये सत्य है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार के शोध करने की मांग करता है, ये भी सत्य है परंतु इसकी व्याख्या नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सवाल आप देखते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सामाजिक क्रिया जो है सामाजिक प्रगति के लिए जो है मूलभूत सामाजिक स्थितियों को प्रभावित करने में व्यवस्थित तथा जागरूक प्रयास करता है, ठीक है। तो ये बात आपकी करेक्ट है, ठीक है। फिर कहता है सामाजिक कानूनों और सामाजिक नीतियों को सुधारना इसमें शामिल है, बिल्कुल सत्य बात है, इसकी व्याख्या भी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है मनोवैज्ञानिक सामान्यतः इस पर सहमत होते हैं कि बुद्धि लब्धि यानी IQ वातावरण द्वारा प्रभावित होती है, ये बात करेक्ट है। फिर अगर मैं आपसे बात करता हूँ बुद्धि लब्धि यानी जैविक विशेषता, इसे बदला नहीं जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 23 में अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये गलत है, बदला जा सकता है, ठीक है। तो ज्ञान होता है वो चीज़, बुद्धि लब्धि में विशेषता में ये बदला नहीं जा सकता, ये बात सत्य है। यहाँ पे मैं अगर आपसे कहूँगा तो ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है, तो असत्य है आपका आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, जन शिक्षण संस्थान उपांतीय व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है, ठीक है, क्या इस बात से सहमत होंगे? बिल्कुल ये बात करेक्ट है। व्यावसायिक प्रशिक्षण लाभार्थियों को सशक्त बनाता है और उद्यमी बनाता है, ये भी बात करेक्ट है परंतु इसकी व्याख्या नहीं है। ऑप्शन जो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25, भारत में अपराध की दर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ये बात करेक्ट है। फिर अपराध की दर बढ़ रही है क्योंकि लोगों के कौशल का अभाव है और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए NGO यानी गैर कानूनी तरीकों से उपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल ये बात करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सवाल आप देख रहे थे ये UGC नेट का सवाल है, हालांकि आगामी परीक्षाएं जो हैं उनमें आप लोगों से पूछी जाएंगी, ठीक है। समाज कार्य में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए मेरा नंबर है 8506031308 पर आप मुझे कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मेरी क्लास का जो समय है, एक क्लास का समय है दोपहर 1 PM, दूसरी एक क्लास है शाम को 7 PM,
तीसरी एक क्लास है 8:30 PM, ठीक है। 8:30 PM जो है DSSB पर बेस्ड है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर पर ये क्लासेस चलाई जाती हैं। इसकी जो फीस रखी गई है मात्र 2500 रुपये रखी गई है। और अगर 1 PM वाली क्लास है, 1 लीनियर पर रखा गया है। ये 1 लीनियर के आधार पे आप लोगों को महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात हो रही है यहाँ पर। और ये जो है कल का पेपर जो ESIC है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो 13 तारीख को पेपर है उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा 1 PM वाली क्लास। बाकी प्रैक्टिस होती है 7 बजे, ठीक है। हर एक ऑप्शन के साथ मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। बाकी जो है ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।